स्टार्ट करते हैं अपना वन ऑफ द ब्रांड न्यू टॉपिक जेनेटिक कोड्स। तो जेनेटिक कोड्स होते क्या हैं, जेनेटिक कोड्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, जेनेटिक कोड्स किस तरह से वेरिएशन कॉज कर सकते हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, ये सारी टॉपिक्स के बारे में ही हम जानेंगे। तो आप सभी हैं जेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अपना पहला टॉपिक, आखिरकार जेनेटिक कोड्स होते क्या हैं। जेनेटिक कोड्स एक ऐसे टाइप के सीक्वेंस है, सिंपल आप समझ सकते हो क्या है, एक ऐसे टाइप के सीक्वेंस हैं न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स के जो एक स्पेसिफिक कोडॉन्स को कोड करेंगे। वो स्पेसिफिक कोडॉन्स बेसिकली एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा और वही एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा और इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड्स। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलो एक बार और सुनो। जेनेटिक कोड्स सिंपली एक टाइप के 3 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब सिंपल 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि एक पेयर बनाते हैं। अब वो पेयर के कारण एक कोड बनता है जिसे हम कोडोन कहते हैं और वही कोडोन एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और वही एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स के लिए कोड करता है। ठीक, एमिनो एसिड फर्दर प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। ये डिफरेंट प्रोसेस आ जाएगा और यही आ जाएगा अपना जेनेटिक कोड्स। क्लियर? चलो स्प्राइट पी के आए हैं आज भाई, क्लियर कैसे नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड्स। तो इससे पहले कुछ इन साइंटिस्टों के बारे में जान लेते हैं, जहां कुछ इंडियन साइंटिस्ट भी हैं जो जेनेटिक कोडिंग में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए थे। तो सबसे पहले आते हैं जॉर्ज गोमाओ। जॉर्ज गोमाओ एक ऐसे फिजिस्ट थे, जनरली एक सभी लोग तो बायोलॉजिस्ट रहते हैं, जेनेटिक्स साइंटिस्ट रहते हैं, बट एक फिजिस्टिक्स साइंटिस्ट थे। ठीक, इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था और ये सजेस्ट किया था दैट जो भी न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे वो 3 के पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, 3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, 3 न्यूक्लियोटाइड रहेगा और वो एक स्पेसिफिक कोडॉन्स के लिए कोड करेंगे जो करीब 20 एमिनो एसिड्स के लिए टोटली कोड किया जाएगा। 20 एमिनो एसिड्स के लिए कंप्लीटली कोड करेंगे। ठीक, और फर्दर यही 20 एमिनो एसिड्स डिफरेंट बॉडी में फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ये कहना था जॉर्ज गोमाओ का। बट अगर एक प्रीडोमिनेंटली अगर देखा जाए तो अपने पास टोटल कितने बेस पेयर्स रहते हैं? अपने पास टोटल 4 बेस पेयर्स है। ठीक है, क्या क्या है जनरली बात करेंगे तो एक तो अपना हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम जेनेटिक कोड्स की बात करेंगे तो हम mRNA के ही रिस्पेक्ट में लेंगे, मतलब एक RNA के रिस्पेक्ट में लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? RNA के रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है, जो भी कोडिंग हमारे बॉडी में भी जो कोडिंग होती है, किसी के भी बॉडी में कोडिंग होती है, यूकैरियोटिक बोलो प्रोकैरियोटिक, तो RNA के बेसिस पे ही होती है। तो हमारे यहाँ थायामीन प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसकी जगह यूरासिल प्रेजेंट रहेगा। तो ATCG और T की जगह U, ये ध्यान रखना। चलो, तो ये 4 कोड्स रहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये फर्दर 4 कोड्स 3 के पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे जो टोटल 20 एमिनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे। आपको मालूम है हमारे बॉडी में 20 एमिनो एसिड्स की ही सिर्फ फॉर्मेशन होती है और ज्यादातर इनमें से 20 में से करीब आई थिंक सो 11 एमिनो एसिड्स तो हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर कर देती है और बाकी के बचे 9 जो हमें डाइटिंग से लेना पड़ता है, डाइट से लेना पड़ता है, मतलब खाने पीने से इंटेक करना पड़ता है। उसके अलावा भाई बाकी चीजें सब प्रिपेयर हो जाती है, अपना बॉडी खुद ही बना लेता है, बस उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहो, ये सारी सेल रिएक्शन करने के लिए। चलो ठीक, तो 3 पेयर्स और टोटल 20 एमिनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे। बट अगर प्री म्यूटेशंस के हिसाब से देखा जाए, डेरिवेशन के प्री म्यूटेशन डेरिवेशन के हिसाब से देखा जाए तो अपने पास अगर ये 3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और टोटल 4 बेसेस हैं तो कंप्लीटली ये कुछ इस तरह से सीन अपने पास देखने को मिलेगा जो कि 64 कोडॉन्स को कोड करेंगे। टोटल कितना? ठीक, 64 कोडॉन्स को कोड करेंगे। मतलब 64 डिफरेंट टाइप्स की एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस होती हैं? नहीं भाई, अपने बॉडी में तो सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप्स की ही एमिनो एसिड्स जरूरी है। ठीक है, उसमें से ज्यादातर जो भी एमिनो एसिड्स रहती हैं उसमें से वो भी पूरी की पूरी 20 एमिनो एसिड्स अपने बॉडी में कोड की जा सकती है। ठीक है,
अपने बॉडी में दो टाइप के अमीनो एसिड, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, दो होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसी एसिड्स होती हैं, मतलब ऐसी अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि हम डाइटिंग के थ्रू इनटेक करते हैं, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसी एसिड्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर कर सकती है। इस वजह से ज्यादातर भाई अपनी बॉडी खुद ही प्रिपेयर कर सकती है। तो जितनी प्रिपेयर कर सकती है तो करीब करीब इसके लिए 64 कोडॉन्स आएंगे। तो भाई ये डिफरेंट के लिए क्या कोड करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहां पास एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जॉर्ज गोमाओ ने तो सिर्फ इतना ही बताया था, बट बाद में ये प्रिडिक्ट किया गया कि दैट देयर शुड बी अ मोर देन वन कोडॉन्स, हो सकते हैं यहां एक से ज्यादा कोडॉन्स हो जो कि सेम एमिनो एसिड्स के लिए कोड करते हों। ठीक है, हो सकता है इसमें से बहुत सारे ऐसे कोडॉन्स होंगे, सेम कोडॉन्स होंगे जो कि सेम एमिनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे। ठीक, तो चलो, तो ये आ जाएगा जेनेटिक्स कोड्स। और ये पहले थे साइंटिस्ट जॉर्ज गोमाओ, वो ऐसे भी एक फिजिस्ट थे। सोचने वाली बात है भाई, बायोलॉजिस्ट रहते हैं, ये फिजिस्ट होते हुए भी बायो का रिसर्च करके चले गए। तो ये इनके बारे में एक अच्छी बातें हैं जो अच्छी बातें करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। अपने नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट या जेनेटिक साइंटिस्ट थे हरगोविंद। ठीक, हरगोविंद एक इंडियन साइंटिस्ट थे, एक इंडियन जेनेटिक साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने ये बताया था, जनरली उन्होंने अपने रिसर्च के थ्रू ये कंक्लूड कर दिया था दैट डिफरेंट आरएनए के बेस को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की फॉर्मेशन की उन्होंने, और उसी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के डिफरेंट एमिनो एसिड्स को शो किया। मतलब डिफरेंट आरएनए के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट कोडिंग सीक्वेंस को शो किया। जैसे अपने पास क्या है, कोई भी एक आरएनए है, मान लेते हैं ये एक आरएनए है। अब इस आरएनए का 3 बेसिस के साथ एक नया आरएनए को, एक टी आरएनए को जोड़ करके उन्होंने दिखाया कि एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड इसके ऊपर, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने शो किया कि दैट एक स्पेसिफिक कोडॉन सिर्फ एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स के लिए कोड करता है। तो ये इनका भी अच्छा खासा योगदान है। तो चलिए यार, थोड़ा देर में मिलते हैं, लाइट गोल हो चुकी है, आ गई भाई लाइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं अपने साइंटिस्ट मार्शल नाइग्रेनबर्ग, क्या नाम है भाई, मार्शल। तो मार्शल नेक्स्ट कैटेगरी के साइंटिस्ट आते हैं। वैसे भी ये भी एक जेनेटिक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, मतलब प्रिडिक्ट कुछ नहीं किया, अब प्रिडिक्ट करने वाला सिस्टम गया, इन दोनों के लिए प्रिडिक्ट करने वाला सिस्टम था। इन्होंने भी आरएनए की एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाया, और मार्शल ने एक सेल फ्री सिस्टम ही क्रिएट कर दिया। क्या? एक फ्री सेल सिस्टम, फ्री सेल, सॉरी CELL, सेल सिस्टम, एक फ्री सेल सिस्टम क्रिएट किया। एक क्या? प्रोटीन सिंथेसाइज करने का, मतलब किस तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एक सेल के अंदर, उसका पूरा उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया और उसे शो भी किया। तो एक सेल, इसे उनके एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है फ्री सेल सिस्टम, भी उन्होंने क्रिएट किया। तो फर्दर ये सारे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके जेनेटिक्स कोड्स की फर्दर डिस्कवरी की। जेनेटिक्स कोड्स में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण अपने को मालूम चल पड़ा कि मालूम हो पाया कि देयर आर 64 कोडॉन्स जो कि बेसिक एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। तो इसको एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर इसी में कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड्स की। चलो स्टार्ट करते हैं, अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज बात कर लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं जो कि जेनेटिक कोड्स की एग्जिस्ट करती हैं। तो इससे पहले इन सारी चीज़ों को रब कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह बने अपने पास लिखने के लिए, समझाने के लिए भी। चलो हो गया। तो जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। करीब करीब 64 कोडॉन्स के लिए ये कोड करते हैं, और जो कि टोटल 20 एमिनो एसिड्स के लिए कोड किया जाता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि ज्यादातर जो मैक्सिमम इनमें कोडिंग होती है 64 कोडॉन्स में, उसमें से करीब करीब 61, ठीक है, करीब करीब मत बोलो, पूरा एग्जैक्ट 61 ही है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 61 किसके लिए कोड करते हैं? एमिनो एसिड्स के लिए, एमिनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। और बाकी के बचे 3 वो कोड करते हैं फॉर
स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन्स, या फिर बोल सकते हो स्टॉपिंग फंक्शन, स्टॉपिंग फंक्शन। ठीक, तो टोटल अपने पास 64 कोडॉन्स रहते हैं। 64 कोडॉन्स में 61 कोडॉन्स एमिनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं और बाकी के बचे 3 कोडॉन्स वो स्टॉप कोडॉन्स की तरह एक्ट करते हैं। या फिर बोल सकते हो कि पूरे के पूरे, जैसे अपन बात किए थे ना ट्रांसलेशन, जब बात कर रहे थे तो हमने बात किया था कि आखिरी में 3 कोडॉन्स आते हैं जो कि एज आ क्या बोलते हैं, एक टाइप का एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरह वर्क करते थे जो कि पूरे के पूरे ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक देते हैं। तो इसमें से 3 कोडॉन्स रहते हैं जो कि स्टॉपिंग फंक्शन की तरह, मतलब एक पूरा प्रोसेस को जैसे भी अपने पास क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए 3 स्पेसिफिक कोडॉन्स रहते हैं जिसे स्टॉप फंक्शनिंग कोडॉन बोला जाता है। तो जैसे कि उन सारे तीनों कोडॉन्स की बात कर लेते हैं। एक होता है पहला UAA, ठीक है, दूसरा UAG, तीसरा UGA। एक चीज याद कर लो इसमें, पहला वाला, बाकी GV को इधर उधर चेंज करते जाओ, पहले में इधर आखिरी में रख दो, दूसरे में इधर साइड रख दो भाई। ठीक, तो ये तीनों के तीनों कोडॉन्स किसके लिए कोड करेंगे, टोटली स्टॉप के लिए कोड करेंगे। ठीक है, ऐसा इनका फंक्शन कोई अमीनो एसिड्स के लिए कोड करने का नहीं है, इनका कोई भी इरादा कोई भी अमीनो एसिड्स के लिए कोड करने का नहीं है, इनको सिर्फ फंक्शन स्टॉप करने के लिए बॉडी में रखा गया है। मैं नहीं रखा हूं, ये यूनिवर्सल है, प्रेजेंट रहते ही है। ठीक, तो पूरी की पूरी 64 कोडॉन्स का वर्क समझ आ गया। तो 61 कोडॉन्स एमिनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे और इसमें से 3 कोडॉन्स स्टॉप कोडॉन की तरह वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट कोडॉन। इसी में एक आखिरी 61 कोडॉन्स में से एक और कोडॉन रहता है जिसका नाम है AUG। ठीक है, अगस्त मत समझ आएगा ना, AUGUST, अगस्त, नाम याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये कोडॉन इसका डुअल फंक्शन होता है, डुअल फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, डुअल फंक्शन, एक तो पहला ये एमिनो एसिड्स के लिए भी कोड करते हैं, एमिनो एसिड AMMINO एमिनो एसिड्स के लिए भी कोड करते हैं। और दूसरा इसका बहुत बड़ा फंक्शन है दैट ये एमिनो एसिड्स के कोड करने के साथ साथ एक स्टार्ट कोडॉन की तरह, स्टार्ट कोडॉन की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, मतलब एक तो ये एमिनो एसिड्स के लिए भी कोड करेगा, एमिनो एसिड आई थिंक सो MET है। ठीक है, MET के लिए कोड करता है। और दूसरी बात इसका ये है कि एक स्टार्ट, मतलब ट्रांसलेशन, जब अपन ने क्या बात किया था, जब अपन बात कर रहे थे ट्रांसलेशन स्टार्ट कब होता है, जब एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट mRNA के ऊपर जुड़ जाता है। अब इस स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के बाद एक इसके ऊपर लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जुड़ता था। अब जब लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट की तरह इस तरह से जुड़ता था कि इसका पहला जो कोडॉन आए वो AUG आए। AUG ही सिर्फ ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर सकता है, बाकी और कोई कोडॉन प्रेजेंट है तो स्टार्ट के लिए कोड ना करेंगे। ठीक, तो ये आता है फंक्शन जो कि एक तो ये एक एमिनो एसिड्स के लिए भी कोड करता है MET के लिए, और दूसरा स्टार्ट कोडॉन की तरह। तो इसका डुअल फंक्शन है, ये काफी मजेदार कोडॉन है। ठीक, तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये वैसे कोड करते हैं MET यानी मिथायोनिन ना। ठीक, चलो अब नेक्स्ट बात कर देते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उफ, जाग जाओ, सुबह को काम करो, रात को मारो। चलो नेक्स्ट जो सारे के सारे जेनेटिक कोड्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? हाईली की स्पेलिंग नहीं आती थी, चलो भाई, ठीक है, HIGHLY, हाईली स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक। ये जो इस जेनेटिक कोड्स होते हैं बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जो कोड की जिसके लिए कोड करना चाहिए सिर्फ वही एमिनो एसिड्स के लिए कोड करता है। ठीक है, जैसे कि प्रो के लिए देख लेते हैं, प्रोलाइन के लिए। ठीक है, प्रोलाइन के लिए कौन कोड करता है? जैसे
CCG, यही अगर CCG जो कोडॉन है वो हमेशा प्रोलाइन के लिए ही कोड करेगा, ये कभी दूसरे और किसी जेनेटिक कोड्स के लिए, जेनेटिक एमिनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जेनेटिक कोड्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये जिसके लिए कोड करेंगे वो सिर्फ उसी के लिए कोड करेंगे। आप बोलोगे कि आप AUG इसके लिए कोड कर दे भाई प्रो के लिए, तो ऐसा यहाँ नहीं होगा। ठीक, हो सकता है एक से ज्यादा कोडॉन्स सेम के लिए कोड करें, ऐसा हो सकता है, बट अगर बोलोगे कि CCG किसी और के लिए, जैसे GLY के लिए कर दे या फिर LEU के लिए कर दे, भाई किसी के लिए भी कर दे, तो ये नहीं करेगा। एक चीज समझ के चलना, इसमें नहीं होगा, ना ही इसमें सिर्फ ये कोड करेगा, तो सिर्फ प्रोलाइन के लिए ही कोड करेगा। तो ये भी एक स्पेसिफिक नेचर आ जाता है जेनेटिक कोडॉन्स का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जितने भी अपने पास जेनेटिक कोडॉन्स हैं वो हाईली फंक्शनल होते हैं। ठीक, मतलब हो सकता है डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट हो, तो डिफरेंट प्रोटीन्स के सिस्टम में डिफरेंट एमिनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी, और डिफरेंट एमिनो एसिड्स के लिए हो सकता है डिफरेंट mRNA का सीक्वेंस हो, पर mRNA जो हमारे पास रहेगा, ठीक, इस तरह से मान लेता हूं ये मेरे पास mRNA है। अब मान लेते हैं AUG यहीं से प्रेजेंट है, ठीक है, AUG यहीं से प्रेजेंट है, तो इस फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा, राइबोसोमल स्मॉल यूनिट यहां से ऐड हो जाएगा, उसके साथ लार्ज सब यूनिट, मतलब RNA यहां पास से ऐड हो जाएगा, RRNA, इसी को बोला जाता है राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक, तो ये यहां से ऐड हो जाएगा, और ये ऐसा नहीं होता है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है, सिंपल से एक चीज समझ सकते हो कि फैशन, ठीक है, कंटिन्यूअस फैशन बोला जाता है, कि यहां पास से अगर AUG से ये कोड करना चालू किया है, तो ये ऐसे कोड करते ही जाएगा जब तक ये इंड तक यानी टर्मिनल पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता, मतलब यहां पास अगर मान लो कि ये ऐसा कोड करते जा रहा है, ये कंटिन्यूअस फैशन का मतलब है कि पूरी तरह से कोड करेगा। अब भाई इसको पसंद नहीं है ये वाले को कोड ऑन करना, मतलब इसको कोड नहीं करना, तो ऐसा नहीं होगा, उसको कोड करना पड़ेगा। ये वाले बेस को इसको पसंद नहीं है तो बोलेगा छोड़ देता हूं, भाई ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूअस फैशन में होता है, मतलब जहां पास से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी इंड टर्मिनल तक वो कोडिंग पूरी तरह से होगी। ठीक है, इसलिए जैसा प्रोटीन की अपने बॉडी को जरूरत पड़ती है, बॉडी उसी तरह से इंफॉर्मेशन सेंड करता है डीएनए को, और डीएनए से उसी तरह का mRNA बनता है, और वही mRNA फर्दर यहाँ आता है जो कि प्रोटीन के लिए डाइजेस्ट करता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस में एकदम मशीनरी है, यहाँ गलती होने के चांसेस ही नहीं है। अगर गलती हुआ तो भाई म्यूटेशन होगा, मतलब आपके बॉडी में डिसऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, डिसऑर्डर्स आएंगे तो आपको डिफरेंट डिसीज हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिसीज होगा तो भाई प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए सारी की सारी मैकेनिज्म इतनी ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं कि जिस चीज काम के लिए गई हैं वो काम करती ही हैं। ठीक है, ना तो बीच में छोड़ती हैं ना ही कोई अलग से, मतलब यहां तक अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं अप्लाई किया गया भाई, तो वो पूरा प्रोसेस एकदम कंटिन्यूअस फैशन में करेंगी। ठीक, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक कोड्स के लिए मेरे को बताने के लिए मेरे को लगा आपके लिए जरूरी था, तो ये था। अब बात कर लेते हैं एक बार फटाक से 2 मिनट में नेक्स्ट टॉपिक, इसी में म्यूटेशन के बारे में। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अपना इसी में नेक्स्ट टॉपिक म्यूटेशन, और फाइनली म्यूटेशन के बाद ये लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में जहां हम स्टार्ट करेंगे जीन एक्सप्रेशन। ठीक, तो आखिरी टॉपिक कर लेते हैं म्यूटेशन, MUTATION, म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन सिंपली समझ सकते हो वन वर्ड से, दैट इट इज अ इनहेरिटेंस एक्टिविटी, मतलब एक टाइप के ये भी इनहेरिटेंस एक्टिविटी होता है, या फिर सिंपल समझ सकते हो कि एक डिसऑर्डर होता है। मतलब इस म्यूटेशन सिंपल वर्ड में एक और चीज बताता हूं, ये एक स्मॉल चेंजेस होते हैं, स्मॉल चेंजेस इन जेनेटिक फ्रेम। ठीक, जेनेटिक फ्रेम लिखो या सीक्वेंस लिखो। ठीक,
म्यूटेशन क्या होता है, एक स्मॉल चेंजेस होता है जेनेटिक सीक्वेंस में, उसे बोला जाता है म्यूटेशन। मतलब जो भी जेनेटिक सीक्वेंस अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ जाएगा तो हम बोल देंगे उसके का अभी म्यूटेशन हुआ है। ठीक, म्यूटेशन दो तरह के होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन हमेशा शरीर के लिए घाटेमंद ही रहेगा, डिसऑर्डर सी काज करेगा, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। म्यूटेशंस कई बार फायदेमंद भी होते हैं। जैसे कि इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन जरूरी है। तो अब म्यूटेशन बोल दो खराब है, नहीं है। ठीक, तो म्यूटेशन हमेशा खराब नहीं होते, बट म्यूटेशन अगर बहुत ज्यादा हाई रेट से हो रहा है तो वो बॉडी के लिए खराब बात है। तो ये स्मॉल स्मॉल चेंजेस होना जरूरी है, क्योंकि अपने आसपास का एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और उस धीरे धीरे चेंज होते हुए एटमॉस्फेयर में अगर अपने को सरवाइव करना है तो अपने अंदर चेंजेस लाना, अपने अंदर उसके अकॉर्डिंग्स क्या एबिलिटी प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो एबिलिटी कौन प्रोड्यूस कर सकता है, डीएनए में चेंजेस, मतलब अपने बॉडी के पूरे सीक्वेंसिंग में चेंजेस, और वो सीक्वेंसिंग में चेंजेस कौन लाएगा, म्यूटेशन लाएगा। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे सीक्वेंसेस हैं, जो स्मॉल स्मॉल सीक्वेंसेस चेंजेस हैं जो जेनेटिक सीक्वेंस में, जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो फाइनली म्यूटेशंस दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट, FRAME फ्रेम, SHIFT शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। पॉइंट म्यूटेशन यानी सिंपल समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक एट अ पॉइंट में चेंजेस, मतलब एक सिंगल बेस पेयर में अगर सिंगल बेस पेयर में अगर चेंजेस आएगा तो क्या कॉज करेगा, पॉइंट म्यूटेशन कॉज करेगा। मतलब अगर अपने पास AUGCA इस तरह का कोई एक कोड है, ठीक, अब ये MR है, मतलब एक डीएनए का कोड है, U की जगह T ले लो, डीएनए की बात कर रहे हैं तो T रहेगा, ठीक, इस तरह के एक कोडिंग है अपने डीएनए में। अब मान लेते हैं इसमें से T की जगह क्या रिप्लेस होके आ गया, A आ गया। तो इस एक सिंगल पूरे के पूरे डीएनए या फिर पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आया और एक सिंपल वर्ड्स की एडिशन हुई, तो इसके कारण जो म्यूटेशन होगा उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ सिंगल बेस पेयर में चेंजेस होगा, ठीक। ये जो टी है वो किसके साथ जुड़ा होगा, ए के साथ जुड़ा होगा। तो यहाँ पास क्या होगा, अगर यहाँ ए होके रिप्लेस होके ए आ जाता है तो फाइनली यहाँ भी तो रिप्लेसिंग होगा, ए आया तो यहाँ क्या आएगा, टी आ जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से पूरे के पूरे सिंगल बेस पेयर में चेंजेस आने के कारण पॉइंट म्यूटेशन होता है। इस पॉइंट म्यूटेशन के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे कि वेरिएशन जो कॉज करते हैं, एक क्या है, बीटा ग्लोबिन चैन वाला, देख लेते हैं। आज इससे पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इसको ले रहा हूं, ठीक है। बीटा ग्लोबिन चैन जो कि ह्यूमोग्लोबिन में रहता है, HB ह्यूमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है। ये हम एक वेरिएशन पढ़े थे म्यूटेशन में, ठीक। किसका ये वेरिएशन था, एक क्या था, म्यूटेशन था, और ये एक किसके अंदर आता था, ये एक मेंडेलियन म्यूटेशन के अंदर आता था, मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आता था, ठीक। चलो, तो इसमें बीटा ग्लोबिन चैन में फर्दर होता गया था। बीटा ग्लोबिन चैन में जो अपने पास इसके लिए चैन था डीएनए का, उसमें से 6 पोजीशन में से GLU यानी ग्लूटामिक की जगह VLANI यानी वेलाइन की एडिशन हो जाती थी, और इसी के कारण ये पूरा का पूरा चेंजेस कर देता था, मतलब म्यूटेशन कॉज करता था, और उस म्यूटेशन के कारण सिकल सेल एनीमिया होता था, ठीक। ये सारी बातें क्लियर आई, थोड़ा सा दिमाग में अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन होता है जहां सिंगल ना छोड़ करके 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर, ठीक, 2 या 2 से अधिक बेस पेयर में अगर चेंजेस आता है
मान लेते हैं इसमें भी चेंजेस आया, इसमें भी चेंजेस आया, तब उस समय हम बोलेंगे एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन फर्दर एक लार्ज म्यूटेशन को कॉज करता है। ये जो अपने पास पॉइंट म्यूटेशन होता है वो एक स्मॉल म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक लार्ज म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि इवोल्यूशन के लिए भी जरूरी है और हो सकता है इसके कारण एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर भी हो जाए। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि बॉडी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक, अगर बॉडी में किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसके कारण म्यूटेशन होने के, डीएनए में म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आ जाएंगे कुछ जो हमें जेनेटिक कोड्स के बारे में, म्यूटेशन के बारे में समझना था। आई थिंक सो आपका ये टॉपिक क्लियर है। अगर इसमें भी कोई अगर डाउट आता है तो आप फ्रीली हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे ही कमेंट बॉक्स में, और जाके आप हमारा अगर अभी तक वेबसाइट चेक नहीं किया है तो होपफुली जेपी वर्ल्ड क्लासेस वेबसाइट को जरूर जाके विजिट कीजिए। हमारे फेसबुक पेज जयप्रकाश तो नहीं है, वैसे फेसबुक पेज का नाम जेपी वर्ल्ड क्लासेस ही है, तो वहां भी जाके @JP World Classes के नाम से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का लिंक इधर और इधर साइड प्लेलिस्ट आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।